press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। ये है तमाचा हमारे सबके मुंह के ऊपर। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान कितना पानी समुद्र में फेंकता है, लेकिन सियासतदान हमारे को नहीं पता। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है वो भारत की जाने से पाकिस्तानी दरियाओं का रुख मोड़ने वाला पुराना इशू है। ज़ाहिर है इंडस वाटर कमिश्नर एक बड़े हुआ करते थे हमारे बड़े शाह साहब लंबे से, और वो भी जाया करते थे। और फिर लेकिन अब एक और जो है डैम बना है और सेनेट में भी उसकी बासगई सुनी गई है। ये जो मामला है जब ये हुआ, मेरा ख्याल अयूब खान साहब के दौर में ये पैक्ट वगैरह हुए थे सारे, अब इसको रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती। पाकिस्तान क्या करे, आलमी अदालत में भी गया और सारा क्या है? बड़ी तकलीफ है आर्गुमेंट, और इस कौम के सियासतदानों पे और इस कौम के हुक्मरानों के मुंह पे तमाचा है। वो की कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान 3 दरियाओं का पानी अपने लिए इस्तेमाल करेगा, और अगर वो इस्तेमाल नहीं करता रिजर्वायर के तौर पे और वो समुद्र में जाता है, तो जब तक वो पूरा इस्तेमाल करने के रिजर्व रहता है, इंडिया उसको उतने वक्त तक इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, आप ना बनाए कालाबाग डैम ना बनाए, हम आपस में इस पे सियासत करते रहे, वो करेंगे। ये है तमाचा हमारे सबके मुंह के ऊपर। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान कितना पानी समुद्र में फेंकता है, लेकिन सियासतदान हमारे को नहीं पता। मैं तो फौज को भी इसका ज़ियाउल हक, फजले हक को यह कह सकता था कि ये करो और ये ना करो। आपको पता है फजले हक ने आवाज उठाई थी कालाबाग डैम के खिलाफ। मुशर्रफ पूरी डीएमजी का सत्यानाश कर सकता है, पूरे के पूरे नाज़म बना सकता है, कालाबाग डैम भी बना सकता था ना। कालाबाग 10 और डैम बनाते कालाबाग की जगह। शमसुल मलक रोता रहा है, हालांकि वो भी केपी से था, वो कहता रहा, वो कहता मेरा गांव आता था उसके अंदर। उसने एक पूरी की पूरी इसको वाचा खान वगैरह सबको उसने दी। कहता मैं पठान हूं, मैंने ब्रीफिंग दी, मैंने इंटरव्यू किया था, कई लोगों ने इंटरव्यू किया, मैंने ब्रीफिंग दी। मैंने कहा ये सूरत हाल है। कहता मुझे ये बताओ कभी कि नौशहरा ऊपर है, कालाबाग नीचे है, कभी नीचे से भी पानी ऊपर गया है? नीचे से भी सीपी बदकिस्मती से कहता। उसके बाद टेक्निकल सिंध का पानी। आखिरी बात मैं करता हूं, इस्लाम के अंदर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फैसले के। नंबर 1, वो चीजें जो कुरान के अंदर लिखी गई हैं वो कुरान फैसला करेगा, कोई और नहीं कर सकता। ठीक, जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो टेक्निकल आदमी फैसला करेगा। सलमान फारसी बताएगा कि खंदक कैसे बनाई जाती है। साहबा से नहीं पूछा था वोट दो ये दो, ठीक। अब साद बिन उबादा बताएगा कि बदर के ऊपर कैसा खम्मा लगता है। हमने टेक्निकल इश्यूज सियासत के स्पुर्द किए, हम तबाह बर्बाद। यूक्रेन का मसला दुनिया के लिए नया दर्द-ए-सर बनता चला जा रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांसीसी सदर की मुलाकात भी हुई है, कुछ नए वादे हुए हैं, लेकिन और ये सब मामला जो है वो किसी तरफ आता नजर नहीं आ रहा। तो नया कोई फोकस पॉइंट बनता जा रहा है, क्या है मसला, क्या है, क्यों नहीं हल हो रहा? जब सारी आलमी ताकतें इन्वॉल्व हैं तो नया महाजन जंग पैदा करना है। पुतिन ने ये कहा है, बड़ी जबरदस्त बात है। उस जो मेंबरशिप है नेटो की ना, ये यूनानिमस होती है। मतलब सारे मेंबर जो है ना 30 के करीब, अगर वो कहेंगे तो फिर उसको यूक्रेन को दाखिला देंगे। अच्छा, उसने अमेरिका ने इन्होंने कहा कि उसको कहा कि हम तुमको ऑप्शन देते हैं कि तुम जब चाहो तुम शामिल हो सकते हो, जबकि कई मेंबर्स ने उसको इनकार किया। और अभी तक वो नेटो उसका मेंबर नहीं बना यूक्रेन। यूक्रेन इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि रशिया से अलहदा हुई थी। उस यूक्रेन में सबसे पहले इन्होंने हंगामे करवाए, सब कुछ किया, और एक प्रो रशियन गवर्नमेंट के बंदे को एग्जाइल पर मजबूर किया। जब वो मजबूर हो गया तो वहां पर एक ऑटोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट आ गई। जैसे हमारे यहाँ ज़ियाउल हक आ गया तो क्या हो गया, अमेरिका का महबूब नजर हो गया, क्योंकि आपने लड़ाई लड़नी थी यहाँ पर। तो उसने रशिया ने सिर्फ इसलिए कि उसको बास्पोरस को जो रास्ता जाता है उसमें क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। पुतिन ने कल ये कहा है, फ्रेंच प्रेसिडेंट से भी कहा है, बाकी लोगों से भी कहा। उसने कहा देखो बात सुनो, आप मामे लगते हो यूक्रेन के। फिक्रा उसका यही है कि यू आर डिफेंडिंग ए हाइपोथेटिकल मेंबर ऑफ नेटो, यानी सही नहीं तो तुम मेरे ਨਾਲ लड़ी जा रहे हो, मैं जो मर्जी करूं उसको यूक्रेन को मेरे से निपट लेने दो।
ये है बेसिक। और उसने कहा देखो अगर तुमने ये चू चा चा की, अगर मुझे बुलाया इस मामले के अंदर, तो फिर उसके बाद आप 5,000 डेड बॉडीज आप पहले उठाओगे। और ये मैं आपको अल्टीमेट देता हूं। उसने हैरान, उसने कहा इफेक्टिव इशूड अल्टीमेट दे वोंट गो होम अंटिल ही हैड कंक्रीट एग्रीमेंट प्रोहिबिटिंग एनी फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द नेटो। जब तक तुम वादा करके नहीं उठोगे कि हम नेटो को आगे मशरक की तरफ नहीं बढ़ाएंगे, मैं वापस नहीं जाऊंगा। 1.5 लाख उसने फौज वहां जमा कर लिया, तमाम एम्बुलेंसेस जमा हो चुकी हैं, 4 ब्लड बैंक विद पावर ब्लड सप्लाई पहुंच चुके हुए हैं। ये कहता वो ये है कि आप लड़ना चाहते हो तो खुल के बताओ कि हम लड़ना चाहते हैं तुमसे, और हम नहीं चाहते कि तुम इस तरह तुम्हारा इन्फ्लुएंस जाए इस इलाके के अंदर। और अगर लड़ना नहीं चाहते हो तो तुम एक हाइपोथेटिकल, मुझे इसका फिक्रा बड़ा मजा, हाइपोथेटिकल नेटो मेंबर की बुनियाद पे जो बाइडेन मुझे थ्रेट कर रहा है, ब्रिटिश का वो क्या नाम बालो वाला बोरिस जॉनसन भी मुझे कह रहा है, और फ्रांस भी मुझे कह रहा है। वाइक जर्मनी ने अपने आप को कल कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम नहीं इस जंग में आएंगे। इसका मतलब यह है कि जर्मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द नेटो। जर्मनी में ही तो आकर उन्होंने अपने पहले अड्डे कायम किए थे। उस वक्त वो बर्लिन 2 हिस्सों में तकसीम होता था, मशरकी बर्लिन उसके पास था और ये तो मगरबी बर्लिन जो था इनके पास था। तो वहीं पर तो मगरबी तो अड्डे कायम हुए थे सारे के दीवार के साथ। असल मसला यह है, वो कहते हैं टर्की ने इसको अपने आप को साइडलाइन किया है कि हम इस इशू के अंदर नहीं आना चाहते। असल इशू ये है कि दिस इज गोइंग टू एस्केलेट अ वॉर, और इस वॉर में वो बुनियादी तौर पर चाइना को भी साथ थ्रेट करना चाहते हैं। अच्छा, उसने ये कहा है पुतिन ने कि तुम लोगों ने चाइना को ये कहा है कि तुम इसमें से पीछे हट जाओ और अपना तुमने जो वॉर पैक्ट किया है उसके अंदर तुम ना आओ, वरना हम तुम्हें देख लेंगे। और चाइना ने जो है उसको पुतिन को, इस वक्त आपको पता है कि पुतिन जो है वो चाइना की ट्रेन के अंदर वो घूम रहा है और आ रहा है और जा रहा है, उसकी तस्वीरें चल रही। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं बल्कि सेकंड वर्ल्ड वॉर वाली कैफियत पे हम खड़े हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ये था ना, ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर थी, पावर ज्यादा उस तरह की थी, उसको मारना चाहते थे, टर्की अलहदा हो गया था, कहता हम नहीं आना चाहते, बाद में टर्की को भी उन्होंने उड़ा के रख दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये हुआ था कि दोनों साइड्स को पता था कि अब जंग होने वाली है, और दोनों साइड आई बॉल टू आई बॉल जो थी वो खड़ी थी, यानी आंखों से टकरा, इस वक्त आंखों से आंखें टकराई हुई। कब यूक्रेन अनाउंस करता है कि मैं वहां जाता हूं, तो कब नेटो फोर्सेस जो हैं वो यहां पर आती हैं, और कब ये जाता है और ये रशिया, कोई भी किसी वक्त भी एक बटन जो है वो दबने की देर है। और लेकिन सबसे जो खराबी होगी वो ये है, वो कहते हैं, जो आज मैं हैरान होता हूँ कब जो अमेरिका की पुरानी बात कि प्यूटन्स वेस्टवर्ड मार्च इज ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अच्छा जी, दिमाग तुम्हारा खराब है। यूक्रेन के डेमोक्रेटिक लीडर को तुम उठा के परे मारते हो, ठीक है, और कहते हो जी इसका जमहूरियत को खतरा लाग, जैसे हमारे यहाँ जमहूरियत को खतरा, हर जगह जमहूरियत को, आन सान सूची जमहूरियत को खतरा लागा, जमहूरियत। और जिस जगह तुम लोगों ने, मोहम्मद बिन सलमान में जमहूरियत है, शेख ज़ायद खलीफा बिन ज़ायद जमहूरियत है, कतर में जमहूरियत है, बहरैन में जमहूरियत है, मस्कत में जमहूरियत है, कहाँ जमहूरियत है, मिस्र में जमहूरियत है, कोई नहीं। तुम्हारे सारे लाडले जो है सारे के सारे बात, लेकिन हाँ सर यार, असल मसला ये है कि पुतिन जो है वो उसमें खास तौर पे उसने पुट हिज फुट डाउन कि मैं यूक्रेन को अब वापस लेना। और ये गुज़श्ता आप अंदाजा करें उस्मान साहब, 1995 से प्रेडिक्शन शुरू हो रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, मैं कोई हदीस नहीं सुना रहा, मैं कोई ख्याली बातें नहीं सुना रहा, मैं पॉलिटिकल मिलिट्री प्रेडिक्शंस जो होती हैं कैलकुलेशंस के हिसाब से कि वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर विल स्टार्ट फ्रॉम यूक्रेन।